नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. छोटी बचत साधनों से प्राप्त होने वाले संग्रहण को भारत की संचित निधि में रखा जाता है। 2. छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में त्रैमासिक आधार पर बदलाव होता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्तमान में यह सोसाइटीज एक्ट 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। 2. इसे संसद के एक कानून के जरिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जा चुका है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इरावदी डॉल्फिन केवल इरावदी नदी में पाई जाती है। 2. ये डॉल्फिन्स IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पराग कण मादा जैविक संरचना है और निषेचन इनका मुख्य कार्य है। 2. वायु जनित पराग कण वसंत और पतझड़ में प्रभावित हैं। 3. गुड़हल उभयलिंगी पौधे का उदाहरण है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मक्का और गन्ने के किण्वन के जरिए एथेनॉल बनाया जाता है। 2. एथेनॉल के इस्तेमाल में वृद्धि से तेल आयात के खर्च में कमी की जा सकती है। 3. एथेनॉल ब्लेंडिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में वृद्धि होती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. LAC के पश्चिमी सेक्टर में अधिक गहरे मतभेद हैं। 2. भारत ने 1962 की अवधारणा को मानने से मना कर दिया, जबकि 1959 के LAC के विचार को स्वीकार किया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, भारत और अंटार्कटिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम को 1983 में शुरू किया गया था। 2. अंटार्कटिका के 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशनों में से मैत्री सबसे नया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न था, ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ग्रेट बैरियर रीफ 2016 के बाद से चौथी बार मास ब्लीचिंग की घटना का सामना कर रहा है। 2. यह पहली बार है जब प्राकृतिक रूप से ला नीना मौसम पैटर्न की कूलिंग कंडीशन के तहत चट्टान ब्लीच हुई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रही वाचाघात यानी एफेसिया एक बीमारी है। यह निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित विकार है? इसका सही जवाब था दिमाग। अंतिम प्रश्न था, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. LCH की उत्पत्ति 1999 के कारगिल युद्ध से मानी जाती है। 2. LCH के पहले प्रोटोटाइप का फर्स्ट ग्राउंड रन 2010 में हुआ था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। जीनोम एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जीनोम एडिटिंग एक ऐसी विधा है जो वैज्ञानिकों को किसी जीव के DNA में परिवर्तन करने का विकल्प देती है। 2. इस तकनीक में एक जीनोम में किसी खास जगह पर आनुवंशिक पदार्थ को जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन हटाया नहीं जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। केंद्र सरकार जीनोम एडिटेड फसलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रही है। जीनोम एडिटिंग तकनीक में वैज्ञानिक किसी जीव के DNA में बदलाव कर सकते हैं, इसलिए पहला कथन सही है। इस तकनीक में वैज्ञानिक जीनोम में किसी जगह पर आनुवंशिक पदार्थों को जोड़, हटा या उनमें बदलाव कर सकते हैं, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया।
आज के सेशन का पहला प्रश्न है, ऑलिव रिडले टर्टल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनके अंडे देने की सबसे बड़ी जगह को अरीबाड़ा कहा जाता है। 2. इन कछुओं के संरक्षण के लिए भारत में ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने 6000 से ज्यादा टर्टल्स को टैग किया है। ऑलिव रिडले टर्टल्स आकार में बहुत छोटे होते हैं। दुनिया भर के सभी समुद्री क्षेत्रों में इनकी अच्छी खासी आबादी मौजूद है। ये कछुए मांसाहारी होते हैं। पीठ का रंग ऑलिव होने की वजह से इनका नाम ऑलिव रिडले रखा गया है। ये कछुए बड़े पैमाने पर नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, जिसे अरीबाड़ा कहा जाता है। ओडिशा का गहिर माथा वन्यजीव अभयारण्य समुद्री कछुओं की नेस्टिंग के लिए सबसे बड़ा आश्रय स्थल है। इसलिए पहला कथन यहाँ गलत हो जाता है। इन कछुओं के संरक्षण के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया जा रहा है, लिहाजा दूसरा कथन सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से शक्तियां हासिल होती हैं। 2. यह संघ राज्य क्षेत्रों में ही स्वतः संज्ञान से किसी मामले की जांच कर सकती है। 3. इसे निदेशक की नियुक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के आधार पर ही होती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में बयान दिया कि अपनी भूमिका की वजह से आजकल सीबीआई आम लोगों के संशय के दायरे में आ गई है। सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से ही शक्तियां हासिल होती हैं, इसलिए पहला कथन सही है। यह एजेंसी केवल संघ राज्य क्षेत्र में ही किसी आपराधिक मामले में खुद से जांच कर सकती है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। सीबीआई राज्यों में भी जांच कर सकती है, लेकिन इसके लिए संबंधित राज्य से जनरल कंसेंट लेनी होती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बिना किसी राज्य की अनुमति के सीबीआई को जांच के आदेश दे सकते हैं। साल 2014 तक सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के जरिए होती थी, लेकिन लोकपाल अधिनियम बनने के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक नियुक्ति समिति की व्यवस्था की गई, लिहाजा तीसरा कथन गलत है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इसके लिए योग्य अधिकारियों की सूची बनाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दुनिया का सबसे ऊंचा महाद्वीप है। 2. इसकी आधार शैल समुद्र तल स्तर से भी नीचे है। 3. मैत्री यहाँ भारत का पहला स्थायी शोध संस्थान है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में लोकसभा में अंटार्कटिका विधेयक पेश किया गया। इस बिल का मकसद इस महाद्वीप पर किए जाने वाले दौरों और गतिविधियों का विनियम करना है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान भी बिल में है। बर्फ की अत्यधिक ऊंचाई के कारण यह महाद्वीप विश्व में सबसे अधिक औसत माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है, इसलिए पहला कथन सही है। हालांकि इसकी आधार शैल समुद्र स्तर से नीचे है, इसलिए दूसरा कथन यहाँ सही है। इस द्वीप का 30% से ज्यादा हिस्सा रॉस हिममग्न तट यानी रॉस आइस शेल्फ का है। मैत्री नहीं बल्कि दक्षिण गंगोत्री यहाँ भारत का पहला स्थायी शोध संस्थान है, इसलिए तीसरा कथन गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद या मदों को जीएसटी से छूट दी गई है? 1. तंबाकू उत्पाद, 2. मद्य पदार्थों पर उत्पाद शुल्क, 3. विद्युत कर। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मार्च 2022 में जीएसटी के जरिए जितना कलेक्शन हुआ है वह अभी तक सबसे ज्यादा है। जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है जो घरेलू स्तर पर अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लिया जाता है।
जीएसटी से जिन मदों को छूट है उनमें शामिल है पेट्रोलियम, तंबाकू उत्पाद, मद्य यानी लीकर, स्टाम्प शुल्क, विद्युत कर, इसलिए उत्तर डी होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चैत्र शुक्लड़ी को वैदिक कैलेंडर की शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है। 2. चैत्र शुक्लड़ी चैत्र महीने में चंद्रमा के वैक्सिंग फेज यानी चमक बढ़ने का चरण का पहला दिन होता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। राष्ट्रपति ने देशवासियों को चैत्र शुक्लड़ी, उगड़ी, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह, सजीबू चईर ओबा के मौके पर बधाई दी है। चैत्र शुक्लड़ी विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत है। इसे ही वैदिक कैलेंडर कहा जाता है, इसलिए पहला कथन सही है। शकों पर विक्रमादित्य की विजय के अवसर पर विक्रम संवत शुरू किया गया था। चैत्र शुक्लड़ी चंद्रमा के वैक्सिंग चरण का पहला दिन होता है। वैक्सिंग चरण यानी यह ऐसी स्थिति है जब चंद्रमा के चमकदार हिस्से का आकार बढ़ता जाता है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी अफ्स्पा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कानून सुरक्षा बलों को विशेष स्थिति में गोली चलाने की शक्ति देता है, लेकिन ऐसा पूर्व चेतावनी के बिना नहीं किया जा सकता। 2. इस कानून के अनुसार सशस्त्र बल किसी भी प्रशासनिक प्राधिकरण से स्वतंत्र होकर काम करेंगे। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल एक। केंद्र ने हाल के समय में पूर्वोत्तर में अफ्स्पा 1958 के विस्तार में कमी की है। इस कानून के विस्तार में सबसे बड़ा कदम 2004 में उठाया गया था, जब जीवन रेड्डी समिति ने इस कानून को रद्द करने की सिफारिश की थी। हालांकि यूपीए सरकार के समय बनी इस समिति की सिफारिश को एनडीए सरकार में मानने से इनकार कर दिया गया था। यह कानून केंद्र या फिर राज्यपाल द्वारा लागू किया जा सकता है। इस कानून की धारा 3 के जरिए किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। पहला कथन सही है, क्योंकि भले ही यह एक्ट सशस्त्र बलों को गोली चलाने की खुली छूट देता है, लेकिन संदिग्ध को पहले वार्निंग दी जाती है। यह कानून कहता है कि सशस्त्र बलों को स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल कर काम करना चाहिए, न कि स्वतंत्र होकर। इसलिए दूसरा कथन यहाँ गलत हो जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, सूरत देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क का निर्माण किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस सड़क की मोटाई सामान्य के मुकाबले 30% अधिक होती है। 2. इन सड़कों की निर्माण कीमत सामान्य के मुकाबले 30% ज्यादा होती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन गलत हैं। सूरत का यह हालिया उदाहरण CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस्पात मंत्रालय, नीति आयोग और आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इन सड़कों को बनाने में आने वाली लागत सामान्य सड़कों के मुकाबले 30% कम है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। इनकी मोटाई सामान्य सड़कों के मुकाबले 30% कम है, इसलिए पहला कथन भी गलत है। हालांकि स्टील स्लैग के इस्तेमाल से ये काफी टिकाऊ हैं। स्टील स्लैग को कारखानों में स्टील फर्नेस को 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में पिघलाकर बनाया जाता है। स्थायी स्टील स्लैग बनाने के लिए बाद में इसे प्रोसेस किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, यूके की गोल्डन वीजा पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे हाल ही में देश में निवेश करने के लिए हाई नेटवर्थ वैल्यू वाले व्यक्तियों को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में लाया जा रहा है। 2. इसके आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, केवल दो।
हाल ही में कुछ रूसी कुलीन वर्गों को यूके में रहने के लिए गोल्डन वीजा प्रदान किया गया। यूनाइटेड किंगडम के गोल्डन वीजा को लोकप्रिय रूप से टियर 1 वीजा के रूप में जाना जाता है। इसे 2008 में देश में पर्याप्त निवेश करने के लिए हाई नेटवर्थ वैल्यू वाले व्यक्तियों को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में लाया गया था। अतः कथन एक सही नहीं है। इसे अक्सर धनी निवेशकों के यूके में रहने के लिए एक फास्ट ट्रैक मार्ग के रूप में देखा जाता है। यूके के गोल्डन वीजा के लिए आवेदकों को एक वैध एंट्री मंजूरी की जरूरत होती है, जिसके लिए उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए दूसरा कथन सही है। इसके अलावा जिस संपत्ति और निवेश का वे दावा कर रहे हैं उस पर उनका पूर्ण नियंत्रण या स्वामित्व होना चाहिए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रिश्वत, हेट स्पीच, महिलाओं के खिलाफ अपराध या फिर दवाओं का दुरुपयोग? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, हेट स्पीच। हेट स्पीच के आरोप में गिरफ्तार कालीचरण महाराज को 3 महीने बाद जमानत मिल गई है। जान लेते हैं हेट स्पीच के बारे में। सामान्य तौर पर यह उन शब्दों को संदर्भित करता है जिनका इरादा किसी विशेष समूह के प्रति घृणा पैदा करना है। यह समूह एक समुदाय, धर्म या जाति हो सकता है। इस भाषण का कोई अर्थ हो या ना हो, लेकिन इससे हिंसा होने की संभावना होती है। भारत के विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट में अभद्र भाषा के बारे में बताया गया है। इसे मुख्य रूप से नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन, धार्मिक विश्वास और इसी तरह के संदर्भ में परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ घृणा उकसाने के रूप में देखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी में हीट स्पीच से होने वाले नुकसान का जिक्र किया गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, हेट स्पीच। अंतिम प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अर्जन सिंह ने वर्ष 1965 में इस भूमि को वन्यजीव अभयारण्य में बदलने का विचार शुरू किया। 2. 1984 से 85 में गैंडों की आबादी के पुनर्वास के लिए 7 गैंडों को असम और नेपाल से दुधवा स्थानांतरित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व यानी DTR ने संरक्षित क्षेत्र में एक सींग वाले गैंडों की गिनती शुरू करने की बात कही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह तराई क्षेत्र के साथ उत्कृष्ट प्राकृतिक वनों और फैली हरियाली के जरिए किशनपुर और कर्तनिया घाट वन्यजीव अभयारण्यों को एक साथ लाता है। किशनपुर अभयारण्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर जिलों में स्थित है। इस पार्क का क्षेत्र मोहना और सुहेली की सहायक नदियों के साथ एक विशाल जलोढ़ मैदान से बना है। महान संरक्षणवादी अर्जन सिंह ने वर्ष 1965 में इस भूमि को वन्यजीव अभयारण्य में परिवर्तित करने का विचार शुरू किया, इसलिए पहला कथन सही है। 1977 में अर्जन सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जंगल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए संपर्क किया। 1984 से 85 में यहाँ रहने वाले गैंडों की आबादी के पुनर्वास के लिए 7 गैंडों को असम और नेपाल से दुधवा स्थानांतरित किया गया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI भू विरासत स्थलों की पहचान और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। 2. GSI संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का एक संबद्ध कार्यालय है। 3. शिवालिक जीवाश्म पार्क को हाल ही में भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।